आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनके एक हाथ में समाज को गढ़ने वाली कलम तो दूसरे हाथ में जिले के विकास की कमान है। मैंने 2-3 बार पीसीएस मेंस दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और प्रथम प्रयास में ही मैं लेक्चरर बन गया मैथमेटिक्स का। एक शिक्षक का जीवन अनुशासन, किताबों के बीच बीतना और जबकि राजनीति एक अखाड़े जैसी है। क्या राजनीति में आने के बाद आपके भीतर का शिक्षक कहीं खो तो नहीं गया? 5 साल मेरे कार्यकाल के होने वाले, लेकिन इस अवधि में जितना अच्छा हो सका मैं करने का प्रयास करता हूँ। साथ में दोनों में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास करता हूँ कि मेरे अंदर का शिक्षक कहीं खो नहीं। तो आप वो कौन से 3 बड़े काम हैं जिन्होंने जिले की सूरत को बदल दिया? कहते हैं कि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन क्या हो जब वही शिक्षक खुद शासन की बागडोर संभाल ले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इरफान पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं BBN 7 का पॉडकास्ट सार्थक शख्सियत। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनके एक हाथ में समाज को गढ़ने वाली कलम तो दूसरे हाथ में जिले के विकास की कमान है। एक तरफ विद्यालय का अनुशासन जहां वे बच्चों का भविष्य संवारते हैं और दूसरी तरफ महोबा जिले की वो सबसे बड़ी कुर्सी जहां से पूरे जनपद के विकास की रूपरेखा लिखी जाती है। जी हां, आज हमारे बीच मौजूद है महोबा जिले के प्रथम नागरिक, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनता इंटर कॉलेज कुलपहाड़ के प्रधानाचार्य जयप्रकाश अनुरागी जी, जिन्हें लोग प्यार से जेपी अनुरागी भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे उनके 4 साल के उतार चढ़ाव भरे उस कार्यकाल की और उन विवादों की जिन्होंने उन्हें सुर्खियों पर रखा और उस विजन की जो महोबा के भविष्य के लिए उन्होंने बुना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सार्थक शख्सियत में। बहुत बहुत धन्यवाद। BBN 7 न्यूज सार्थक सच और सार्थक शख्सियत के माध्यम से जो आपका एक प्रयास है इरफान भाई, मैं आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने न्यूज चैनल और इसमें स्टूडियो में आमंत्रित किया और इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आपके सफर से। एक शिक्षक का जीवन अनुशासन, किताबों के बीच बीतना और जबकि राजनीति एक अखाड़े जैसी है। एक मास्टर साहब से जिला पंचायत अध्यक्ष बनने तक का जो सफर है कैसा रहा? क्या राजनीति में आने के बाद आपके भीतर का शिक्षक कहीं खो तो नहीं गया? इरफान भाई, आपके BBN 7 न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं मूलतः मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BSc MSc करने के उपरांत मैंने 2-3 बार पीसीएस मेंस दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और प्रथम प्रयास में ही मैं लेक्चरर बन गया मैथमेटिक्स का। तो मेरे अंदर का जो शिक्षक था, मेरे अंदर जो ज्ञान था, मेरे अंदर जो कौशल था, उसको मैंने 100% देने का काम किया। इससे पहले मैं सुल्तानपुर में जनता इंटर कॉलेज बेलहरी में लेक्चरर रहा हूं और उन 6 वर्षों में मैं आपको यह भी बता दूं, एक मेरा शिष्य है जो इस समय फ्रांस में प्रमुख वैज्ञानिक है। ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने IIT की मेडिकल के क्षेत्र में अपना नाम किए। क्योंकि हम लोग जिन छात्रों को पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर उनकी स्ट्रीम इंजीनियरिंग की होती है। कई छात्र हैं जो वर्तमान में प्रदेश की और देश की विभिन्न माध्यमों से सेवा करने का काम कर रहे हैं और 2007 से मैं जनता इंटर कॉलेज में मैथमेटिक्स लेक्चरर बन के आया था। यहाँ भी मैंने 8 वर्ष लगातार अध्यापन कार्य करने के उपरांत 2015 में मैं प्रधानाचार्य नियुक्त हुआ और प्रधानाचार्य बनने के उपरांत मैंने विद्यालय के विकास के लिए, छात्रों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए और साथ ही आधुनिक शिक्षा को कोर्स से जोड़कर उनको और कैसे अच्छा बनाया जा सके इसका प्रयास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का प्रयास किया, छात्रों की शिक्षा को कंप्यूटर से जोड़ने का प्रयास किया। इस अवधि में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते मैं विद्यार्थी जीवन में, चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था और मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री जो रह चुके श्रद्धेय आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी, वो हमारे गुरु जी थे, विभागाध्यक्ष थे फिजिक्स के। उनका सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला और निरंतर मैं लगभग 10-15-17 वर्षों की सेवा के उपरांत यहाँ विभिन्न पदों में काम करके, चाहे जिला मंत्री हो, चाहे जिला महामंत्री हो, शिक्षक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हो, ऐसे लोगों के साथ काम किया। इसी अवधि में मुझे आदरणीय हमारे MLC जिनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, ऐसे जितेंद्र सिंह सेंगर जी अध्यक्ष के रूप में उनका मार्गदर्शन मिला और पार्टी ने 2021 में मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी मुझे चुनाव जीतने के बाद, जब से मैं कार्यकाल का अपना प्रारंभ किया तब से आज तक लगभग 5 साल मेरे कार्यकाल के होने वाले हैं। लेकिन इस अवधि में जितना अच्छा हो सका मैं करने का प्रयास करता हूँ। साथ में दोनों में एक सामंजस्य
बैठाने का प्रयास करता हूं कि मेरे अंदर का शिक्षक कहीं खो नहीं, न बिल्कुल सही सही कहा आपने कि मतलब एक प्रधानाचार्य और एक अध्यक्ष, तो ये दोनों भारी भरकम जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। तो कैसे तालमेल बिठा रहे थे, कैसे कैसे चल रहा था ये सब, कि कैसे कर पाएंगे? ऐसा है, जब आप मन में संकल्प लेते हैं, हम्म, दोनों के साथ पार्टी का काम भी है। आपने एक तरफ अध्यक्ष की बात की, एक तरफ शिक्षक की बात की, प्रधानाचार्य की बात की, परिवार भी है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण कई जिम्मेदारियां भी। ईश्वर ऐसी शक्ति देता है कि सारी स्थितियां, सारे सामंजस्य। अब आप समझिए कि 5 साल के दौरान लगभग आज तक मेरी जो मुझे छुट्टी मिलती है, एक साल में 14 आकस्मिक अवकाश, सीएल जिन्हें कहते हैं, उसके अलावा आज तक मैं कभी विद्यालय में एब्सेंट नहीं रहा। अच्छा, भविष्य में कभी अगर ये कह दिया जाए कि आपको दो में से एक चुनना है, एक भूमिका में रहना है, तो फिर किसको चुनेंगे? कौन सबसे ज्यादा अजीज है आपके दिल के करीब? देखिए, यदि आप ये बात करें तो मैं बेबाक तौर पर कहूंगा कि मैं शिक्षक बनना ज्यादा प्रिफर करूंगा, और ये मेरी चॉइस है। अच्छा, हाल ही में आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम हुआ, बधाई समारोह था बच्चों जी का। जी जी इसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जी। तो ऐसी टिप्पणियों को एक प्रधानाचार्य और एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है, क्या देखिए, है? जब मैं विद्यालय जाता हूँ हम्म, तो मैं अपने आप को शिक्षक मान के जाता हूँ, और प्रधानाचार्य के तौर पर मैं विद्यालय में काम करता हूँ। और विद्यालय के अंदर मैं ये नहीं सोचता कि मुझे जनप्रतिनिधि के तौर पर लोग सम्मान करें। मैं ये सदैव चाहता हूँ कि विद्यालय के अंदर मेरा सम्मान, मेरी जो अहमियत है, वो शिक्षक और प्रधानाचार्य की है। पिछले 75 वर्ष, 1950 में स्थापित ये विद्यालय अभी 75वीं वर्षगांठ अपनी मनाए है। इससे पहले अभी सितंबर 5 अक्टूबर को हमने 75वीं वर्षगांठ मनाया था विद्यालय की स्थापना की। और इस साल इन 75 वर्षों में हमारे विद्यालय में, मैंने आपको बताया, हम चाहते हैं थोड़ा आधुनिकता है। आधुनिकता इस मामले में नहीं कि दूसरे परिवेश में आधुनिकता है, शिक्षा को थोड़ा आधुनिक बनाया जाए। हमारे बच्चे भी कहीं जाएं, कि किसी भी क्षेत्र में जाए, मीडिया में जाए, आपके सवालों का जवाब उनमें दब्बूपन ना हो। कारण यह है कि हमारा जो विद्यालय है वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है, और 90 से 98% बच्चे, 94-96% बच्चे देहात के हैं, मूलतः देहात के। और 2000 की छात्र संख्या वाले इस विद्यालय में 1003 बालिकाएं। तो ये हुआ कि 75 वर्षों में आज तक कभी हमारे यहाँ बच्चों का फेयरवेल फंक्शन नहीं हुआ। बच्चों ने कहा कि सर इस बार फेयरवेल। अच्छा, हमारा विद्यालय ये भी बताया, अनुशासन के लिए जाना जाता है। गुरुकुल की तरह एक कठोर अनुशासन है, और दोनों गेट बंद करके हमारी सुबह से शाम तक पढ़ाई होती है। छुट्टी के बाद ही गेट खुलता है। इसके बीच में किसी तरह कोई ना तो छात्र जा सकता, ना गार्जियन अपने काम के लिए आ सकता, एडमिशन पीरियड को छोड़ के। तो इस अवधि में छात्रों के साथ चूंकि इतने अनुशासन में हम रहे, इसके बाद टीचरों ने अपना तय किया कि सर यदि आपकी इच्छा हो, बच्चों की इच्छा है, 11 वाले बच्चों की इच्छा थी कि हम 12 वाले बच्चों को थोड़ा फेयरवेल देना चाहते हैं। हम लोगों ने कार्यक्रम अच्छा आयोजन कराया। सारी चीजें आप समझिए, बुंदेली से लेके सरस्वती वंदना से लेके, और ये हमारे मुख्य अतिथि भी तो देखिए, जिले के पुलिस कप्तान, एक आईएएस अधिकारी, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, बच्चों को मोटिवेट करने जा रहे हैं। हमारे पूर्व निवर्तमान सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, जो अपने आप में एक बहुत विद्वान और राजनीतिक क्षेत्र के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। तो ऐसे लोग हमारे मुख्य अतिथि थे। एक समाज सेवी सुलभ सक्सेना जी भी हमारे मुख्य अतिथि थे। चेयरमैन कुलपहाड़ हमारे मुख्य अतिथि थे। ऐसे लोगों की टोली केवल बच्चों को मोटिवेशन के लिए गई थी, उन्होंने मोटिवेट किया। सारा कार्यक्रम अच्छा चला। लास्ट में अंतिम समय जब बच्चे जाते हैं, चूंकि विदाई होती है, तो बच्चे एक दूसरे से जब बिछड़ते हैं तो उनके अंदर की भावना सामने आ जाती है। तो हमने कहा कि बच्चे यार बड़े दुखी हो गए, इनके लिए थोड़ा इन्हें मस्ती के मूड में थोड़ा लाया जाए। और ये समझिए, इसके बाद भी बच्चे बड़े दबे थे, एकदम कुछ बोलना नहीं चाह रहे। अब मेरा पूरा आपने अपने उसमें दिखाया भी है चैनल में, मैंने 3-4 बार कहा बच्चों से कि यार ये आपका फंक्शन है, आप एंजॉय करिए। 2-3 बार कहा, तब बच्चे एंजॉय करने के लिए आए। और इसको इस रूप में प्रस्तुत करना, मैं इस तरह की अपेक्षा मीडिया क्षेत्र से और उन लोगों से नहीं कर सकता जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। आज की शिक्षा व्यवस्था और जो है वो ये इस क्षेत्र की है कि शिक्षा का आशय लोगों को खोलना है, जो उजागर करना है, उनके अंदर की प्रतिभा को आगे लाना है। तो जो भी जैसी प्रतिभा, आजकल का जो स्टूडेंट है वो राजनीति के क्षेत्र में आगे आ सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ सकता है, देश की सेवा विभिन्न माध्यमों से कर सकता है। किसने सोचा था ऐसे छात्र हैं। हमारे यहाँ का एक राजपूत लड़का फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हो सकता है उनमें भी ये टैलेंट हो। तो एक अच्छी बात है, शिक्षक का काम अपने बच्चों की प्रतिभा को निखारना है। अच्छा, ये तो हो गया। आपका जो कार्यकाल रहा है, जी, इस कार्यकाल के दौरान एक विवाद बड़ा सुर्खी में आया, टेंडर प्रक्रिया के दौरान। जी। वो दरअसल विवाद क्या था, उस विवाद के पीछे की वजह क्या थी, और ये मतलब इस ऐसे विवादों से आप कैसे निपटते हैं? क्या ऐसा है, विवाद तो बड़ा पुराना हो गया।
और आप यहाँ के मीडिया क्षेत्र के महारथी है और आप इन सब चीजों को भली भांति आपने इसको समझा है, जाना है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। इस बार का जो हमारा वार्षिक टेंडर था खनन परिवहन शुल्क का, फिर से अवधि आ रही है, नया टेंडर हम निकालेंगे। वो ई ऑक्शन के जरिए टेंडर हुआ था, अच्छी खासी बोली हुई थी, 25 करोड़ बोली हुई थी 18 करोड़ के टेंडर की। जिन लोगों ने डाला था, प्रतिभाग किया था, उन लोगों ने प्रयास किया कि हमने मंगाया था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के दौरान उनकी धक्का मुक्की हमारे कर्मचारी से, हमारे साथ एक दो बार ऐसी थोड़ा सा बहस होती और असम्मान वाली बात हो गई, वो डाइजेस्ट नहीं हुई। सबसे अंतिम चरण जो कहते हैं तात्कालिक कारण, ऐतिहासिक घटनाओं के दो ही कारण होते हैं, ऐतिहासिक कारण और तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में उन्होंने हमारे चपरासी को, जो हमारे 4th क्लास का है, जो इस प्रक्रिया में लगा था, टेंडर डालने की प्रक्रिया में, उसको धक्का मुक्की की, बक्से में पानी डालने का प्रयास किया। फिलहाल वो सारी प्रक्रिया कानून के दायरे में है, FIR हुई, हाई कोर्ट माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो इस मामले में ज्यादा कुछ कहना अभी मुझे लगता है कि उचित नहीं। अच्छा ठीक है, ये जो आपका कार्यकाल रहा जी, तो आप यार वो कौन से 3 बड़े काम हैं जिन्होंने जिले की सूरत को बदल दिया, और साथ ही वो कौन सा सपना है जो अभी कार्यकाल में आप सोच रहे हैं कि यार ये हो जाता तो यार मजा आ जाता? जी जी, देखिए ऐसा है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, और मुझे नहीं लगता आप एक से एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं, आइडियल गांव बन जाते हैं, लेकिन आप ये कह दें कि इसके बाद इस गांव में या इस जिले में विकास की कोई जरूरत नहीं है, वो निरंतर उसकी जरूरत महसूस होगी। हमने 2021 में, जब मैंने 12 जुलाई को अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, कई इससे पहले भी, ऐसा नहीं कि मैं ही एक ऐसा अध्यक्ष हुआ हूं कि इससे पहले के अध्यक्षों ने काम नहीं किया, निश्चित तौर पर उन लोगों ने भी बहुत काम किया है, लेकिन मेरी सोच, चूंकि मैं शिक्षा क्षेत्र से आता रहा हूं, तो इसलिए सदैव इस पॉलिसी पर ज्यादा विचार रहा है कि जो भी काम हो गुणवत्ता वाला हो और कुछ नए काम ऐसे हो जो जनता की जरूरत हो और वो हम लोग कर ना पाए। तो मैंने आपसे पूछा वो 3 काम कौन से? तो ऐसी परिस्थिति में जब मैं बैठा तो हमारे यहाँ JJM नहीं आया था, जल जीवन मिशन। अच्छा, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी गांव में, तो फिर महोबा सीधी तो चर्चा तो ऐसी जगह हमने एक प्रयास किया, पहली बार में 27 लगभग हमने सोलर पंप लगवाए। बहुत बढ़िया। तो सोलर पंप वो आज भी एक्टिव है, क्रियाशील है, अच्छा पानी दे रहे हैं, तो वो एक प्रारंभ किया। फिर बाद में JJM आ गया, तो पानी की ऐसी जो टेंडर है उन पर सरकार अपने स्तर से काम करने लगी, जिला पंचायत उसमें काम नहीं कर पाई। दूसरा, ऐसे क्षेत्र हर एक गांव तक हम लोग ये बारात घर नहीं दे पाते थे और सौदाय गृह नहीं दे पाते थे। इस परिस्थिति में अब बजट भी भारी भरकम है, इतना बजट भी हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध होता कि हम सारे गांव में इस तरह का विकास कर सके। तो हम लोगों ने एक सोचा कि हर गांव में एक टीन सेट यदि लगा दिए जाए, तो लगभग मुझे लग रहा है अभी तक हमने 200 के आसपास टीन सेटों का निर्माण कराया ग्राम पंचायतों में, और जिसकी लंबाई 30x60 या 30x50 धार्मिक स्थलों पर भी लगवाया। साथ ही गांव में यदि हम बिजली की बात करें, तो यदि हम लाइट की बिजली लगवाते हैं तो ग्राम प्रधान को अपने संसाधन से उसका बिजली बिल भुगतान करना पड़ता है, इसलिए हमने सोलर लाइट लगवाई, और लगभग अभी तक 700-800 सोलर लाइट हम लोग पूरे क्षेत्र में लगवा चुके हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो शिकायत आती है कि बंद पड़ी है ये है, लेकिन प्रयास करते हैं कि ठेकेदार को 5 साल हम उससे संलग्न रखते हैं कि यदि आपने सही ना कराया तो हम आपका भुगतान नहीं करेंगे, आपकी जमानत राशि जब्त कर लेंगे। आपके चैनल से ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कहीं ऐसी शिकायत हो, लाइट ना जल रही हो, तो हमें सूचित करें, हम जल्दी उसका। अच्छा, जिला पंचायत और भ्रष्टाचार का नाम हमेशा एक साथ क्यों रहता है? मतलब कि बिना कहा, मतलब आम जनता के अंदर एक थिंकिंग सोच है कि यार यहाँ पे कोई काम बिना कमीशन के नहीं होता है। तो क्या इस सिस्टम को दूर करने के लिए अभी कभी आपने कवायद की कि यार ये सिस्टम खत्म हो जाए भाई, बड़ा सरदर्द है, और लोगों की सोच बदल जाए जिला पंचायत को लेकर? देखिए ऐसा है इरफान भाई, जब आप काम करेंगे तो सवाल उठेंगे, तो सवाल उठेंगे। आप ये मानिए, आप नाकारा होके बैठे रहेंगे, कुछ काम ना करेंगे तो भी सवाल उठेंगे, करेंगे तो सवाल उठेंगे। इससे अच्छा है करके जाइए ना, जो जिम्मेदारी मिले। जिला पंचायत में ज्यादा प्रचलता के साथ ये कहा जा सकता है कि लोगों के दिमाग में है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहते हैं साथ साथ नहीं, वो ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो काम जिला पंचायत के द्वारा होता रहा है तो वो गुणवत्ता परक नहीं होता रहा, या ऐसी भी लोगों के मन में धारणा है
कि जिला पंचायत के द्वारा कागजों में तो काम दिखा दिया जाता है, लेकिन क्षेत्र में स्थलीय में काम नहीं होता। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जिला पंचायत की टेंडर प्रक्रिया जो काम होता है वो ऑनलाइन पद्धति से होता है, और जो भी काम होता है उसकी ठेकेदार की 5 साल लाइबिलिटी। मतलब पहले की जो प्रक्रिया थी और अब की जो प्रक्रिया है जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो पहली बात तो भ्रष्टाचार की बात करना कि पूरा 100% जिला पंचायत और भ्रष्टाचार एक दूसरे का पर्याय है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम लोग ठेकेदार से, अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, चरखारी के आगे एक गांव है सोहजना है, हाँ, उसमें एक रोड हमारे जिला पंचायत से पड़ी, हमारे अधिकारी वगैरह देख नहीं पाए या इंजीनियर नहीं देख पाए। रोड का एक दिन मीडिया में आपके माध्यम से सार्थकता मैं इसको मानता हूं, आपकी यही मीडिया की सोच होनी चाहिए। उन्होंने दिखाया, हमारे वीडियो भेजा, हमने तुरंत उसकी जांच के आदेश दिए, उसके तत्काल जो भुगतान था उसको पेमेंट रोक दिया, और एमए को निर्देश दिया कि तत्काल इसकी मरम्मत कराई जाए, नए सिरे से रोड डलवाने का काम किया जाए, और अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार से पेनाल्टी की जाए, और मैं इसको 2 दिन में देखने जाऊं। अच्छा, आप भाजपा की कार्यकर्ता हैं? जी जी। और केंद्र और प्रदेश में आपकी सरकार? जी जी जी। और सबसे बड़ा महोबा में मुद्दा है, महोबा में फसल बीमा घोटाला, क्रय केंद्रों में निर्धारण व्यवस्थाएं नहीं है। तो जब ऐसी शिकायतें आपके पास आती तो आपका मन व्यथित नहीं होता कि यार भाई मेरी सरकार में ये सब शिकायतें मेरे जिले में, जिस जिले का मैं प्रथम नागरिक हूँ? इरफान भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पूर्व आप ये देखिए, देश आजादी के बाद कई सरकारों ने, केंद्र में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने कार्य किया, इसके बीच संयुक्त गठबंधन भी आया, तमाम लोग आए, किसी ने किसानों के बारे में सोचा नहीं, किसी ने फसल बीमा के बारे में नहीं सोचा, किसी ने किसान सम्मान निधि के बारे में नहीं सोचा। दुर्भाग्य है ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे एक योजना लाए किसानों के लिए कि उनकी फसल बर्बाद हो तो उनको बीमा के माध्यम से उनका सरकार की तरफ से एक सहायता उपलब्ध करा दी जाए। लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल जितना बेनिफिट हमारे इनके मोबाइल है, सोशल मीडिया है, कंप्यूटर का यूज है, इनका जितना योगदान है उससे लोगों ने उसका उतना इनका दोहन भी किया। लोगों ने महोबा की जमीन, ऐसी जगह, हमीरपुर की जमीन पे बीमा करा लिया। हमीरपुर की तय सीमा से किसी के 5 हेक्टेयर जमीन है और 7 हेक्टेयर का बीमा है। ऐसी शिकायतें आई। निश्चित तौर पर ये शिकायतें जब से संज्ञान में आई हैं, पूरा प्रशासन और पूरे जनप्रतिनिधि एक स्वर में शिकायत भी हुई, वहां भी मुद्दा भी उठाए, चाहे वो विधान परिषद में हो या विधानसभा में हो, सारे विधायकों ने भी। आपने व्यक्तिगत जिलाधिकारी या पुलिस जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने दिशा मीटिंग के जरिए, और जब कोर कमेटी की बैठक होती है माननीय मंत्री के माध्यम से, मंत्री जी की अध्यक्षता में, तब हम लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसमें पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और आप देखिए, अब तो जो बीच वाले बिचौलिए थे वो परेशान घूम रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाए। अच्छा, बुंदेलखंड राज्य की मांग बहुत पुरानी है और आप इसी मिट्टी के लाल हैं। जी जी। तो प्रथा बुंदेलखंड बन जाए, इसके लिए कुछ ऐसा आपके दिमाग में आए कि भाई नहीं यार, हमारी पार्टी भी इसके लिए कुछ कर सकती है, ऐसा कोई स्टैंड है आपका? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब के राज्य के बनने के लिए लोग सड़क पर उतर आए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कई प्रदेश बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में है, प्रदेश में है। हम लोग बुंदेलखंड वासी आज भी आशा करते हैं कि जो है हमारी केंद्र की सरकार पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाएगी, या और आम जन का यही मानना है बुंदेलखंड के लोगों का कि हमारा यदि राज्य होगा, क्योंकि हमारे पास सारे संसाधन हैं, मिनरल्स हैं, और अच्छा जो है खनन का एक, मतलब हम लोग अपना इतनी क्षमता है कि हम लोग अपने पूरा प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अब बुंदेलखंड का तो इतना, बुंदेलखंड पहले जेजाक मुक्ति, जिजौती और चेदी, मध्य देश, पुलिंद देश, मतलब एक देश के नाम जाना, अगर राज्य बने तो विकास संभव है। देश के नाम जाना जाता था, पुलिंद देश, मध्य देश, इन लोगों से। और बुंदेलखंड की प्रतिभा देखिए कि चित्रकूट में राम रहे रहीमान अवध नरेश, और जापर विपदा पड़ा था वो अवध यह देश। बुंदेलखंड अपने आप में, और ऐसी परिस्थितियां रही, विपदाओं को हरने वाला हमारा क्षेत्र है। तो मैं मतलब यही क्या लगता है, अगर अलग राज्य बना तो विकास संभव है हम लोग? 100% विकास संभव है। आप ये बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो पिछड़ गया हो विकास? जो राज्य बने उन्होंने अपना, तेलंगाना देख लीजिए कितना आगे है,
आप उत्तराखंड देख लीजिए कितना आगे है। ऐसा नहीं है कि राज्य बनने से कोई दिक्कत आती है, राज्य बने, अच्छी चीजें हैं, नए जिले बने, नए राज्य बने, तहसील बने, ये तो विकास कार्य। भारत 140 150 करोड़ की आबादी अच्छा, हो। महोबा में एक समस्या और है, खैर आपने पानी की समस्या का जिक्र किया, जी अन्ना समस्या बहुत परेशान किए हैं जी और किसानों के लिए किसी नासूर से भी कम नहीं। जी जी तो इस समस्या के लिए जो गौशालाओं को बजट मिलता है, जी। तो क्या लगता है वो बजट सही तरीके से लग पा रहा है, और क्या जिला पंचायत ने कभी इसके लिए पहल की है? ऐसा है कि ये जो गौशालाओं का एक हम लोगों ने 2-4 बार प्रयास किया, अच्छी गौशालाएं गए, जो जिन गौशालाओं की शिकायत होती है वहां भी गए, दुर्भाग्य है ग्राम प्रधान या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम का जो मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गौ जैसी, गौ को माता माना जाता हमारे संस्कारों में है, और हर एक चीज से लेके मूत्र, गोबर और दूध से लेके उससे पवित्र कुछ नहीं माना जाता। जिन परिस्थितियों में गौ माता को रखा जाता है, सरकार इतना अनुदान देने के बाद भी उनको यदि आप चाहें तो उचित पोषण दे सकते हैं, भूसे की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनको हरी घास दे सकते हैं, उनको ऐसे पौष्टिक चीजें दे सकते हैं जिससे, और उसका फायदा भी मिल सकता है। दूध देंगी तो आप उसे मार्केट में ले जाएंगे, उसके बाद जो है उनका पोषण और अच्छा हो जाएगा, आप अपने गांव में लगाएंगे, विकास कार्यों में लगाएं। लोग नहीं लगाते, दुखद बात है। और जितना सरकार, इससे पहले गायों पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार की नीति पॉजिटिव नीति रही होगी तभी योगी जी इतना बड़ा तो मैं मतलब ये उद्देश्य कह दूं कि कमी कहाँ, बजट में कि नियत में? बजट में कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नियत में कमी। नियत में कमी, तो इस नियत को दूर करने की आवश्यकता है। नियत को दूर करने का, ऐसा नहीं कि सारे नियत खो रहना है, ऐसा नहीं है। कई गौशालाएं आप देख लीजिए अच्छी, आप महोबा की गौशाला देख लीजिए ना, अब महोबा की गौशाला, कई गौशालाएं हैं जो आइडियल हैं, अच्छी हैं। अच्छा, अक्सर आरोप होते हैं कि विपक्ष के कि विकास कार्यों में केवल सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं उनकी तरफ अध्यक्ष जी का रुझान ज्यादा होता हो, तो क्या लगता है कि जो इस कार्यकाल में ऐसा कोई पक्षपात होगा कभी? देखिए, ऐसा है कि आप जो है, आज तो आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप निरंतर, चूंकि आपका स्टूडियो है, कई लोग आएंगे मेरे, हो सकता है जिला पंचायत सदस्य विपक्षी दल के भी आए। हमने अपने 14 जिला पंचायत, मेरे सहित 14 जिला पंचायत क्षेत्रों में कोई सदस्य ये नहीं कह सकता कि मेरे क्षेत्र में, मतलब आपने पक्षपात की दीवार गिराने का काम बिल्कुल एकदम नहीं। एकदम से ये मानते हुए कि जनप्रतिनिधि वहां का चुन के आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे बड़ी बात जिला पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर गांव तक पहुंचे, जहां जिसकी जरूरत है उसका विकास कार्य करे। तो किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं, ऐसा नहीं देखा गया भाजपा का है या हमारा बहुत करीबी है, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा बहुत चहेता है, ऐसा कुछ नहीं। सारे सदस्य हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और सबको काम देने का काम किया जाता है। अच्छा, आप एक शिक्षक हैं जी, इसलिए समाज के भविष्य की कल्पना आपसे बेहतर पूरी कर सकते हैं। जी जी। आज हिंदू राष्ट्र भारत को विश्व गुरु बनाने की चर्चाएं होती हैं, मतलब एक शिक्षित राजनेता के तौर पर आप किस तरह समाज को आगे ले जाना चाहते हैं? देखिए, समाज को आगे ले जाने की बात करें एक शिक्षक के तौर पर, राजनीतिक के तौर पर नहीं मैं बात कर रहा। हमारा देश बहुत दुनिया को ज्ञान देने वाला देश, क्या बात, विश्व गुरु रहा है। हमारा देश लगभग ऐसी कृषि प्रधान देश था कि आज से 250 वर्ष पहले कृषि प्रधानता के कारण ही विश्व गुरु था। लोगों ने कृषि कार्य छोड़ा, लोगों ने पलायन का एक रास्ता अपनाया, और ये मैं ये कह दूं कि फिर विश्व गुरु बनेगा, कौन नहीं चाहेगा अपना देश और विकास करे, हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और जो भी इस देश में रहते हैं उनसे अपेक्षा भी यही है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी इस देश को अपनी माता मान के, अपनी भारत माता को अपना सब कुछ मान के अपना जीवन दे दिया, अपना इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। निश्चित तौर पर ऐसी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ऐसा नहीं कि केवल पूरे देश में हिंदू हिंदू रह जाए। एक संकल्पना है हमारे धर्म में जिसमें कहा जाता है कि यदि इस तरह का एक कल्पना की गई है कि सब में भाईचारा बना रहे, हिंदू धर्म की अवधारणा भी यही, भाईचारा पे देश आगे बढ़े, देश का कल्याण हो, और देश के लिए ही, प्रथम राष्ट्र के लिए ही सबको सोचना चाहिए। अच्छा, ये आपका कार्यकाल अंतिम है? जी जी। तो ये जेपी अनुरागी जी का अपना खुद का लक्ष्य क्या है? क्या हम आपको आने वाले समय विधानसभा या किसी और बड़ी भूमिका में देख पाएंगे? क्या कुछ ऐसा चल रहा है? ये जेपी अनुरागी की कोई इच्छा नहीं होती। जब राजनीति में आए
सेवा की है कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद के साथ, नहीं मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक। मोहब्बत तो यहाँ जो है 2021 में जब मुझे चुनाव लड़ाया गया, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़के जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाऊंगा। हम तो कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की मां मान के सेवा कर रहे थे, जो ऊपर से निर्देश था वो काम कर रहे थे। अब आगे का भी हमारा जो जीवन है, या किसी कार्यकर्ता का या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या विधायक का, विधान MLC का या सांसद का, उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय थोड़ा होता है। सारा निर्णय पार्टी जैसा निर्देश देती है। और कौन नहीं सोचेगा, हमारी महत्वाकांक्षा नहीं होगी क्या कि हम आगे विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं या जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएं। हमारी महत्वाकांक्षा तो व्यक्तिगत बात है ना, लेकिन पार्टी के निर्देश के अलावा हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। जैसा पार्टी निर्देश देगी संगठन में काम करना, संगठन में काम करें, पार्टी के लिए काम जीवन भर करें। बिल्कुल सार्थक शख्सियत में हमारे साथ थे JP अनुरागी जी। आज की इस बातचीत में हमने केवल एक राजनेता को नहीं बल्कि उस शिक्षक को भी सुना जो राजनीति की कठिनाइयों के बीच अपनी नैतिकता को बचाए रखने की जद्दोजहद कर रहा है। उन्हें बेबाकी से विवादों पर भी सफाई दी, जो जिला विकास को लेकर वो लगातार आगे काम कर रहे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा, लेकिन एक शिक्षक जब जनप्रतिनिधि बनता है तो उम्मीद की लौ थोड़ी ज्यादा हो जाती है। आज यह महोबा की जनता को तय करना है कि जिले के बतौर प्रथम नागरिक कितना विश्वास की कसौटी पर ये खड़े उतरे हैं। अनुरागी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सहजता से हर सवाल की जवाब दी, उसके लिए धन्यवाद। हमें BBN 7 एक स्टूडियो, इतना प्यारा स्टूडियो है आपका, इतने अच्छे लोग हैं, आपकी पूरी टीम में एक से एक विद्वान पत्रकार हैं, तो ये अवसर आपने हमें दिया अपने यहाँ स्टूडियो बुलाने का। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप, जैसा आपका नाम है सार्थक सच, सार्थक पहल, और उसी दिशा में अभी तक का आपका जो रहा है एक, तो निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि ये BBN 7 न्यूज चैनल अपने आप में हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। लोगों की आवाज बनेगा और आप जैसे पत्रकारों को समाज की जरूरत है। ऐसी आशा है कि आप पुनः हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, हम लोग फिर आएंगे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए BBN 7 न्यूज, क्योंकि संवाद ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। नमस्कार। हर खबर बिना डर, बिना पक्षपात, सच सीधा आपके सामने। मिट्टी की महक हो या अन्नदाता का हाल, सच दिखाने का हौसला, आवाज जनता की, वादा हमारा। आपका हक, आपकी आवाज, हम उठाते हैं हर मुद्दा। जहां रुक जाए सब, वहीं से शुरू होता है हमारा सच। बुंदेलखंड से लेकर मेट्रो तक हर शहर की खबर सबसे पहले। हर सच्चाई का ठिकाना BBN 7, क्योंकि हम दिखाते हैं सार्थक सच। BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।